नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे नवीन शीत युद्ध व गुटनिरपेक्षता के बीच में संबंध है। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1946 से लेकर 1991 तक का एक दौर कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। और ये कोल्ड वॉर इसलिए था क्योंकि ये दो विचारों के बीच में पूंजीवाद व साम्यवाद के बीच में लड़ा जाने वाला एक ऐसा युद्ध था जो सीधे तौर पर हथियारों की लड़ाई से बहुत दूर था। यानी हम यूं कह सकते हैं कि विचारों का एक युद्ध था। केपीएस मेनन भारत के फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। वह कहते हैं कि कोल्ड वॉर was the fight between the two ideologies, two blocks, two nations, two personalities and two armed forces। यानी कि वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि कोल्ड वॉर दो व्यक्तित्व, दो ब्लॉक्स, दो सेनाओं, दो देशों, दो विचारधाराओं के बीच में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध था जो कभी युद्ध में परिणत नहीं हो पाया। लेकिन हमें सबको पता है कि 1990s में जब बर्लिन की दीवार का डिसइंटीग्रेशन, बर्लिन की दीवार टूट जाती है और यूएसएसआर के अंदर कुछ सुधारात्मक नीतियां अपना ली जाती हैं, तो वैसी परिस्थितियों के अंतर्गत कोल्ड वॉर समाप्त हो जाता है और हेजेमनी एक देश की यानी प्रभुत्व की बात करें यानी कि वन पोलर वर्ल्ड हो जाता है यूएसए के नेतृत्व। यानी ऐसा माना गया कि अब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 21st सेंचुरी के अंदर यह डिमांड बार बार उठ रही है कि न्यू कोल्ड वॉर इमर्ज हो रहा है और ये यूएसए और चाइना के बीच के वॉर को न्यू कोल्ड वॉर कहा गया। जो रिवेलरी बिटवीन द चाइना एंड यूएसएसआर, ट्रेड कन्फ्लिक्ट ले लीजिए, बॉर्डर डिस्प्यूट ले लीजिए, या किसी भी इंटरेस्ट को लेकर, क्योंकि आप देखिए कि क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया, ऑकस का निर्माण किया गया, ये सब जो संगठनों का निर्माण है वह कहीं ना कहीं एक रिवेलरी पैदा हो रहा है। क्योंकि देखो अभी हमने पहले के वीडियो में बताया था हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकाइंडर। अब उसको आप देख लीजिएगा। वह कहते हैं कि जो यूरोशिया पे राज करेगा वो पूरे विश्व पर राज करेगा और चाइना एक उभरती हुई शक्ति है। जब चाइना एक उभरती हुई शक्ति है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप ये कैसे कह सकते हो, कैसे नहीं मान सकते कि चाइना अपना प्रभाव नहीं बढ़ाना चाह रहा। आपको देख पा रहे होंगे कि चाइना ने किस प्रकार से अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के माध्यम से देशों को अपनी ओर प्रभावित किया है, अपनी ओर आकर्षित किया है। ये भी कह सकते हो कि कैसे चाइना ने वन बेल्ट वन रोड योजना के माध्यम से किस प्रकार से भारत के चारों तरफ या एशिया के सभी देशों तक अपनी एक्सेसिबिलिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और अभी हम देखते हैं कि ताइवान के अंदर अमेरिका की असेंबली की अध्यक्ष जब नैन्सी मैम आती हैं तो उसके बाद के जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो इस विवाद को नए कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा रहा है कि भैया सब अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, अपने प्रभुत्व को दिखा रहे हैं, अपनी आकांक्षाओं को दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस परिस्थितियों में नहीं आ रहे हैं जिन परिस्थितियों के अंतर्गत लड़ाई हो सीधे तौर पर। यानी इसको न्यू कोल्ड वॉर कहा गया। अमेरिका और चीन के बीच जो ये नवीन शीत संघर्ष प्रारंभ हुआ है वो क्वाड 2017 में क्वाड बना। क्वाड जैसे सामरिक समूहों के निर्माण से हुआ है। ऑकस जैसे सुरक्षा संगठन भी इसमें निर्मित हुए हैं। इसलिए लोग, कई सारे पॉलिटिकल थिंकर कह रहे हैं कि विश्व में शांति और निशस्त्रीकरण का मुद्दा सदैव प्रासंगिक रहेगा। यानी एक मुद्दा जो विश्व में हमेशा रहेगा उसको आप कभी समाप्त नहीं कर सकते, वो मुद्दा है शांति का, वो मुद्दा है निशस्त्रीकरण का। क्योंकि आज भी यही प्रयास हो रहा है निशस्त्रीकरण का।
क्योंकि आज भी वही प्रयास हो रहा है। भाई न्यू कोल्ड वॉर कैसे हो रहा है, या न्यू कोल्ड वॉर का उद्भव कैसे हो रहा है, इसको चाइना और या यूएसए के बीच में बताया गया है। और फिर शांति और निशस्त्रीकरण की बात आ रही है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भी संघर्ष के कारण पुनः हथियारों की होड़ प्रारंभ हो गई है। आपने देखा होगा यूक्रेन का संकट अभी। तो कहीं ना कहीं नवीन या न्यू कोल्ड वॉर का इमरजेंस यहां पर उठ रहा है। अब एक यहां पर हमने न्यू कोल्ड वॉर के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है। गुट निरपेक्षता या नेम का जो कंसेप्ट था वह कैसे आया। हमें पता है कि शीत युद्ध के दौरान विकासशील देशों ने भारत सहित इंडोनेशिया और इन देशों ने मिलकर किसी भी विचारधारा को पालन न करते हुए स्वतंत्र विदेश नीति या स्वतंत्र विचारधारा के पालन करने की बात रखी थी। और ये मांग रखी थी कि अगर हम स्वतंत्र विचारधारा की पालना करेंगे तो आने वाले समय में हम यूएसए से भी हेल्प ले सकते हैं, यूएसएसआर से भी हेल्प ले सकते हैं, और एक ऐसा बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे कि इन देशों को तीसरे विश्व के देशों से जरूर उनके हितों के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो यूएसए को भी आना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो यूएसएसआर को भी आना पड़ेगा। लेकिन अभी हाल ही में किताब के माध्यम से नेम 2.0 का कंसेप्ट उभर कर सामने आया। कई सारे विचारकों ने किताब लिखी और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो श्याम शरण, शिवशंकर मेनन, एस मेनन, भानु प्रताप मेहता, सुनील खिलनानी, कई सारे थिंकर्स ने नेम 2.0 का कंसेप्ट दिया। और नेम 2.0 के अंतर्गत यह कहा गया कि गुट निरपेक्षता अब एक आंदोलन के रूप में तो प्रासंगिक नहीं है, लेकिन किसी देश की एक स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में यह प्रासंगिक है। क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि विश्व से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद समाप्त हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति भी समाप्त हो गई है। तो गुट निरपेक्षता के जो मुख्य एजेंडे थे वो तो समाप्त हो गए थे। तो आप इस आधार पर तो कह सकते हो कि एक आंदोलन के बेस पर गुट निरपेक्षता समाप्त हो गई है, लेकिन विदेश नीति के रूप में यह अभी भी उपयोगी है। क्योंकि सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटजी ऑटोनॉमिक्स की विदेश नीति का आज भी अत्यधिक महत्व होता है। यानी कि इसके अभिप्राय हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश ना तो अमेरिका का अनुगमन करेंगे और ना ही रूस एवं चीन के पीछे चलेंगे। यानी भारत आज भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पालना करेंगे। वह न अमेरिका के पीछे भागेंगे, न यूएसए के पीछे भागेंगे। इसलिए भारत को देखिए आप, एक तरफ वो अमेरिका के लीड ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिका के लीड संगठन, सामरिक संगठन क्वाड का सदस्य हैं, वही दूसरी तरफ चाइना के लीड में एससीओ का भी सदस्य हैं। तो भारत एक बैलेंसिंग पावर की तरफ बढ़ रहा है। तो गुट निरपेक्षता 2.0 यही है। अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि नेम 2.0 क्या है, तो यू कैन एक्सप्लेन दैट नेम 2.0 इज द स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप इन 21st century among the third world countries. That is the strategy partnership, not a movement. बिकॉज हम कह सकते हैं कि मूवमेंट नहीं है, अब ये सामरिक स्वायत्तता का एक मुद्दा है जो विदेश नीति में कई देश पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू कोल्ड वॉर के बारे में भी पता चल गया, गुट निरपेक्षता के बारे में भी पता चल गया। अब यह देखने का प्रयास करते हैं गुट निरपेक्षता और नेम 2.0। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, न्यू कोल्ड वॉर एंड नेम 2.0 क्या है, गुट निरपेक्षता 2.0 क्या है, क्योंकि इन्हीं से सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि गुट निरपेक्षता सामान्य तौर पर हमें पता है कि गुटों से अलगाव की बात करते थे और एक न्याय की मांग कर रही थी। अगर हम यहाँ पर हम समझे गुट निरपेक्षता क्या कर रही थी, तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझिएगा कि अगर हम गुट निरपेक्षता की बात करते हैं
तो गुटनिरपेक्षता का सीधा सा मायना ये था कि गुटों से अलगाऊं, और दूसरा न्याय की मांग। और आपको पता है कि ये 1955 में पहला इनका अधिवेशन हुआ था, तब से लेकर 1991 तक इन्होंने इस नीति का पालना किया। हालांकि कह सकते हो कि भारत ने यूएसएसआर से मित्रता कर ली, पाकिस्तान ने यूएसए से कर ली, ये कई सारे हैं। लेकिन अगर गुटनिरपेक्षता को इस अर्थ में समझेंगे तो एक विचारक हैं राजनीतिक विज्ञान में, एमएस राजन। एमएस राजन कह रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता को केवल गुटों से पृथक मान लेना, सिर्फ गुटों से ही पृथक मान लेना एक संकीर्ण अर्थ है। एक संकीर्ण अर्थ है, जबकि इसका व्यापक अभिप्राय है विश्व को न्यायपूर्ण बनाना। अतः गुटों के विघटन से गुटनिरपेक्षता को समाप्त मानना अतार्किक है, क्योंकि विश्व में उत्तर दक्षिण के बीच विभाजन अभी भी कायम है और आर्थिक विषमता बनी हुई है। तो अगर कभी आपको कंक्लूजन में लिख सकते हो तो एमएस राजन का कंसेप्ट आप लिख सकते हो कि एमएस राजन गुटनिरपेक्षता में गुटों के अलगाव की भावना को केवल एक संकीर्णता, एक छोटा दायरा बताते हैं, संकीर्ण अर्थ बताते हैं। वो बोलते हैं कि गुटनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य विश्व को न्यायपूर्ण बनाना था, और विश्व को न्यायपूर्ण बनाने के लिए ही गुटनिरपेक्षता को बहुत ही बेहतर तरीके से हमें आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यानी उत्तर दक्षिण विभाजन को समाप्त कैसे करें, इन सब आयामों पर काम करना चाहिए। अब एक और कंसेप्ट यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे इस पर क्वेश्चंस लिखेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, इसके प्रति यथार्थवादियों का दृष्टिकोण क्या है? यथार्थवादी क्या कह रहे हैं, रियलिस्टिक लोग? कि जो आपकी विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्षता पर बेस नहीं होना चाहिए। यथार्थवादी कह रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को प्रासंगिक नहीं माना जा सकता। और सी राजा मोहन एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विज्ञान में इनके विचार बहुत कोट होते हैं। वह कह रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता के रूप में भारत तीसरे विश्व के ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में काम करता था। ट्रेड यूनियन, जैसे कि एक ट्रेड यूनियन का लीडर, जैसे कि आप समझ सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जो काम करता है अपने हितों के लिए, वैसे भारत तीसरे विश्व के लिए एक ट्रेड यूनियन के तौर पर काम करता था। सी राजा मोहन, याद रखना ये स्टेटमेंट। जबकि वर्तमान भारत एक महाशक्ति बन चुका है, इसलिए शक्ति आकांक्षा विदेश नीति का मूल आधार है। पावर गेनिंग, पावर प्राप्त करना विदेश नीति का मूल आधार है। इसलिए भारत ने 1998 में, 1998 में परमाणु परीक्षण किया, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी की, और इस समय एनएसजी का सदस्य बनने का भी प्रयास कर रहा है। भारत सामरिक स्वायत्तता की बजाय सामरिक प्रभाव की नीति अपना रहा है। सी राजा मोहन का स्टेटमेंट है, तो आप लिख सकते हो कि सी राजा मोहन साहब क्या चाहते थे, वो क्या कह रहे हैं। और हम कहेंगे कि गुटनिरपेक्षता के अंदर सामान्य तौर पर सैन्य गुटों के अलगाव का भी जोर दिया जा रहा है। इसलिए आज थर्ड वर्ल्ड में जस्टिस की मांग हो रही है, और भारत लगातार यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया के साथ सामरिक संबंध स्थापित कर रहा है। जो बहुगुटीयता कहना प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद और
उदारवादियों का जो डिस्क्रिप्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्क्राइब करने का, वो अलग अलग हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि नवीन शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बीच में संबंधों का मूल्यांकन करें, तो आपको पहले दोनों को बता देना है। हम इसका थोड़ा फ्रेम कर लेते हैं, ये याद रख लीजिएगा आप। न्यू कोल्ड वॉर एंड नेम। कभी भी अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बताना है सबसे पहले इंट्रो पार्ट, उसमें बता देना है कि व्हाट इज न्यू कोल्ड वॉर एंड व्हाट इज नेम, दोनों को बता देना है पहले पैराग्राफ में। एंड हाउ बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो पहला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये बता देना है कि नवीन शीत युद्ध से अभिप्राय वैश्विक परिदृश्य पर अमेरिका और चीन के बीच में उत्पन्न विवादों की परिदृश्य से लिया जाता है। वही नेम 2.0 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति की अनुपालना के लिए अपनाया गया एक ऐसा सिद्धांत है जो गुटनिरपेक्षता से निकला है। उसके बाद लिखना है कि कुछ घटनाएं कि कैसे न्यू कोल्ड वॉर अपनाए। तो आप ऐसे भी कोई डायग्राम बना सकते हो। न्यू कोल्ड वॉर, क्वाड, ताइवान का मामला, ट्रेड डिस्प्यूट, ओकस, हिंद ओशियन में किस प्रकार से इंटरवेंशन इसका अमेरिका का बढ़ रहा है, नेम 2.0 स्वतंत्र विदेश नीति। उसके बाद में मैंने आपको भी बताया MS राजन का कंसेप्ट भी बता सकते हो। उसके बाद सी राजामोहन का कंसेप्ट भी आप बता सकते हो। इस प्रकार से आप अपने आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना यहीं रोकते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ आपको नए लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।